Good morning, students. Welcome to the class. We are studying dissolution of partnership firm, and today we will do question number 40. क्वेश्चन नंबर 40 में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, जैसे कि आपने 35 क्वेश्चन तक भी किया होगा. Angad, Raman and Harshit were partners in a firm. They decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entries for the following. After various assets other than cash and bank and the third party liabilities have been transferred to realization account. So they have transferred all the assets and liabilities to the realization, and now one point by point we have to do the journal entry. First point is, there was a stock of rupees 90,000. Raman took over 50% of the stock at 10% discount, and remaining stock was sold at 40% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. तो देखिए स्टॉक टोटल 90,000 का है, 50% स्टॉक रमन लेके जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी रमन कैपिटल टू रियलाइजेशन. 90,000 का 50% होता है 45,000. 45,000 में से 10% लेस कर देंगे तो 40,500 में रमन स्टॉक को लेके जाएगा, 50% स्टॉक को. रिमेनिंग 50% स्टॉक बचा 45,000, उसको हम 40% के प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं, तो उसकी सेलिंग प्राइस आएगी 63,000 और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बिकॉज वी आर सेलिंग असेट. सेकंड पॉइंट इज सो सिंपल. P&L account was showing a debit balance of rupees 15,000 which was distributed among the partners. तो इसकी एंट्री हो जाएगी अंगद, रमन, हर्षित टू रियलाइजेशन इन द रेशियो 1:1:1. थर्ड पॉइंट इज, a machinery was not recorded in the books was sold for rupees 2,000. So machinery was not recorded, there is nothing to be done about it, but we are selling it for rupees 2,000. Then we have to do the entry bank account debit to realization rupees 2,000. Fourth point is, Angad was paid only rupees 5,000 in full settlement of his loan to the firm which amounted to rupees 5,500. जब हम किसी क्रेडिटर को डिस्काउंट पर पेमेंट करते हैं तो हमारे उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम रियलाइजेशन टू बैंक कर देते हैं क्योंकि क्रेडिटर को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी शो कर रखा है. मगर किसी पार्टनर को अगर हम डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर के लोन पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए हमको उसके डिस्काउंट को रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल होता है कि एनी एक्स्ट्रा इनकम और एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस विल गो टू रियलाइजेशन. तो इस ट्रांजेक्शन में जब हम अंगद को 5,500 रुपीज के लोन के बदले में ओनली 5,000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 500 का हमको डिस्काउंट हो रहा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. तो इसकी एंट्री ऐसे होगी, देखिए आप बोर्ड पर, अंगद लोन अकाउंट डेबिट 5,500 टू बैंक 5,000 एंड टू रियलाइजेशन रुपीज 500. जो भी प्रॉफिट हुआ अपने को वो अपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया. और किसी में अपन ऐसा क्यों नहीं करते, किसी क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइजेशन में शो होता है. मगर अंगद एक पार्टनर है तो उसका लोन रियलाइजेशन में शो नहीं हो रहा, तो उस पर होने वाला बेनिफिट अपने को अलग से रियलाइजेशन में शो करना पड़ेगा. ऐसा पॉइंट हमारे पहले क्वेश्चन में भी आया था. फिफ्थ पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय हर्षित. तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हर्षित कैपिटल अकाउंट. अब आप देखिए सिक्स पॉइंट, देयर वर 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इन DCM लिमिटेड acquired at a cost of 1,200 which had been written off completely from the book. तो हमने उसको completely written off कर रखा है, इसकी एंट्री हमें नहीं करनी है क्योंकि assets and liabilities have already been transferred to realization. Now these shares are valued at rupees 9 each, तो total 900 के shares हो गए, and divided among the partners in their profit sharing ratio. मतलब पार्टनर जो हैं वो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस की असेट्स को लेता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. अब इन शेयर्स की वैल्यू रह गई है ओनली 900 रुपीज, 9 रुपीज ईच. तो इस 900 को हम तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा कि क्वेश्चन ने कह रखा है. तो एंट्री हो जाएगी अंगद, रमन, हर्षित टू रियलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 41 देखिए. इसके बाद आप टोटल असेट्स है 12 लाख और लायबिलिटी है 3 लाख. असेट्स रियलाइज हुई 70% पर और एक्सपेंसेस हैं 10,000 के. यू आर टू कैलकुलेट P&L ऑन रियलाइजेशन. तो वैसे तो इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर आप देखिएगा तो आंसर आ जाएगा. बाकी शॉर्ट कट ये है कि आपको
12 लाख की असेट्स पे 70% रियलाइज हुआ है। तो 12 लाख की असेट्स पे जब आपको 70% ही अमाउंट मिला है तो आपको लॉस कितना हुआ? 12 लाख का 30%, 3,60,000। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 10,000। तो टोटल रियलाइजेशन का लॉस कितना हो गया? 3,70,000। और आप चाहे तो पूरा अकाउंट बना के भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्या रखा है कि टोटल असेट्स 5 लाख है, पीएफडीडी 10,000 है, बैड डेट 1 लाख है और रिमेनिंग डेटर्स आपको 10% डिस्काउंट पर पैसा दे रहे हैं। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स। अब इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि पीएफडीडी को लेस कर देंगे, जबकि पीएफडीडी का कोई रोल ही नहीं है। डेटर्स आपके हैं 5 लाख, उसमें से बैड डेट हो गए 1 लाख, बचे डेटर्स 4 लाख के हमें 10% डिस्काउंट पर पेमेंट दे रहे हैं, तो इसमें से 10% डिस्काउंट हम लेस कर देंगे, तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स आएगा ₹3,60,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। X and Y are partners. They decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries, assuming that various assets and external liabilities have been transferred to realization account. First, X loan was appearing on the liability side of balance sheet at ₹40,000. Partner का लोन है 40,000. He accepted an unrecorded asset of ₹60,000 in full settlement of his account. और वो बिजनेस की असेट को लेके जा रहा है जो कि 60,000 की थी, फुल सेटलमेंट में अपने 40,000 के लोन के बदले में वो एक अनरिकॉर्डेड असेट को लेके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वो अनरिकॉर्डेड जो असेट है वो एक तरीके से 40,000 में गई है। तो अब इसकी एंट्री रियलाइजेशन में होगी या नहीं होगी? इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में होगी, क्योंकि हमारी जो असेट है वो एक पार्टनर अपने लोन के बदले में लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें अमाउंट 40,000 ही आएगा, क्योंकि लोन का अमाउंट 40,000 ही था और 60,000 की अनरिकॉर्डेड असेट 40,000 के लोन से एडजस्ट हुई है, तो लोन को पेमेंट कितना मिला? 40,000। इसका मतलब हमें उस असेट की वैल्यू 40,000 ही रियलाइज हुई है। अब इसी की जगह एस लोन की जगह यहाँ पर कोई क्रेडिटर होता तो इसकी एंट्री करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्रेडिटर को हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में शो करते हैं, और अगर वो कोई अनरिकॉर्डेड असेट लेके जा रहा है इसका मतलब वो सेटल हो गया, हमें उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर एंट्री क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक्स लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते। तो अगर वो किसी अनरिकॉर्डेड असेट से सेटल हो रहा है इसका मतलब हमें अनरिकॉर्डेड असेट का रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसको उस प्रॉफिट को हम इसके अंदर शो करेंगे। सेकंड पॉइंट है, रमन अ क्रेडिटर 25,000 बट ड्यू टू बी पेड, accepted an unrecorded computer of ₹18,000 at a discount of 10% and the balance was paid to him in cash. तो एक रमन अपना क्रेडिटर है 25,000 से, वो एक कंप्यूटर ले गया 10% डिस्काउंट पर। तो कंप्यूटर 18,000 का है, उसमें जब आप 10% लेस करेंगे तो कंप्यूटर की कीमत आएगी 16,200। तो 25,000 का क्रेडिटर 16,200 के अंदर एक कंप्यूटर ले गया और बैलेंस वाज टू बी पेड हिम इन कैश। तो बैलेंस अमाउंट उसको हम पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक 8,800। सुधीर 40,000 का क्रेडिटर है, एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ ₹20,000 एट ₹25,000। तो 40,000 में से 25,000 को व्हीकल के हमने उसको दे दिए और बचा हुआ पैसा कैश में दे देंगे। तो जो व्हीकल वो लेके जा रहा है क्रेडिटर, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में आता है और व्हीकल भी रियलाइजेशन में आता है, वो आपस में सेटल हो गए। मगर जो हम उसको कैश दे रहे हैं बाकी का 15,000, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक ₹15,000। फोर्थ पॉइंट है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है बट वो मैच्योर नहीं हुई है। तो मैच्योर नहीं हुई है तो हमें उसका पेमेंट भी नहीं करना, तो उसकी कोई एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। फर्नीचर 20,000, गुडविल 30,000 appearing in the balance sheet, but no other information was provided regarding these two items. I have already told you, whenever some assets are not sold or information is not given in the question whether they are sold or not, so we have to do nothing about that. We do not have to pass any entry. Okay, now this chapter is complete. आपको सेक्शन नंबर 43 तक
होमवर्क करना है अपनी कॉपीज के अंदर और ग्रुप में पोस्ट करना है। नेक्स्ट डे हम एनपीओ पढ़ेंगे, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि वो हमारे कोर्स से हट गया है, एनपीओ हमारे कोर्स से नहीं हटा है, तो आप लोग चैप्टर को रीड करके आइएगा। कल हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 1.1, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।